हेलो स्टूडेंट, आज मैं हेनरी डेरिजियो के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करने का कोशिश करूँगा एंड आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड। एंड ही वाज ग्रेट पोएट ऑफ 19th century and he said that one thing, what is that literature does not flourish in this country। इसने एक वर्क में लिखा है हेनरी डेरिजियो, Why is that literature does not flourish in this country। क्या वजह है, क्या कारण है इस इंडिया में जो है ना लिटरेचर फ्लरिश नहीं करता है, फलता फूलता नहीं, लिखा नहीं जाता है, यानी फाइल नहीं रहा है। क्या वजह हो सकता है? तो हम जब बैक की हिस्ट्री को देखते हैं ना तो हम लोग पाते हैं कि एक टर्म दिया गया था, उस टर्म का नाम है इंडो एंग्लियन। इसका मतलब होता है वैसा राइटर जो इंडिया का है और इंडिया के बारे में लिखता है, वो इंग्लिश में खास के लिखता है, इन इंग्लिश। उस समय में जब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में, उस समय में तो हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के बाद जो हेनरी डेरिजियो, इसके बाद माइकल मधुसूदन दत्त, और माइकल मधुसूदन दत्त जो फर्स्ट जो थे वो क्या किए थे, फर्स्ट बार उसने इंट्रोड्यूस किया था ब्लैंक वर्स को इन बंगाली लिटरेचर में। उस समय में बहुत सारा कम पोइट थे या राइटर थे जो इंग्लिश में लिखते थे। बाकी बात जो ब्रिटिश थे वही सिर्फ इंग्लिश में लिखते थे, और ये अदर जो राइटर था बस वो हिंदी या अपना नेटिव लैंग्वेज में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी वो बंगाली में लिखा करते थे। जब उसको ट्रांसलेट किया गया 1912 में, तब W.E.B. ईट और अदर राइटर्स के द्वारा, तब 1913 में उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो बहुत सारे राइटर्स थे जो अपने नेटिव लैंग्वेज में लिखते थे। तो ये बताते हैं, ये बात करते हैं, व्हाई इज दैट लिटरेचर डज नॉट फ्लरिश इन दिस कंट्री। क्या वजह हो सकता है कि लिटरेचर है ना इस कंट्री में फ्लरिश नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं शुरू से। एंड जब आप नेट का तैयारी कर रहे होंगे तो आप नेट के क्वेश्चन का लेवल देख लिए होंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए हम लोग पहले इससे बात करेंगे कि जन्मे कब थे, एक्चुअली उसका टाइमिंग पीरियड क्या रहा। तो हम लोग आते हैं हेनरी डेरिजियो, बॉर्न इन 1809 एंड डाइड इन 31। अप्रॉक्सिमेटली ही लिव्ड फॉर ओनली 22 years old। He lived for only short period of time, like John Keats. John Keats also lived for short period of time, and he was contemporary of John Keats, P.B. Shelley, Southey, and he used to read the poetry of P.B. Shelley, John Keats, and Southey. Next हम देखते हैं, he was born in कोलकाता। ये कोलकाता में जन्मे थे, and after that he used to write under pen name Juvenis। वो अपने पेन नेम यूज किया करता था, जिसको बोलते हैं जुवेनिस, Juvenis, ठीक है। सन ऑफ इंडो पोर्टुगीज फैमिली। इसके फादर जो थे अदर कंट्री से बिलोंग करते थे, इसकी माँ ब्रिटिश थी, ठीक है, इंग्लिश वुमेन थी, और बोथ जो थे वो इंडिया में आकर के सेटल हो गए थे। एंड ही वॉज बोर्न इन कोलकाता। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही वॉज फाउंडर ऑफ यंग बंगाल ग्रुप। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में, इस लेक्चर सीरीज में। हम देखते हैं कि ये यंग बंगाल का फाउंडर है, मतलब संस्थापक है। जब ये BHU में एक टीचर के रूप में उसको रखा गया था हेनरी डेरिजियो को, तब वहाँ पे इसने एक ग्रुप फॉर्म किया था, यंग बंगाल ग्रुप। उसका मानना था कहीं ना कहीं, हम जब बैक हिस्ट्री देखते हैं तो ये राजा राम मोहन के आइडिया से इन्फ्लुएंस थे। वो ब्राह्मण समाज जब 1828 में स्थापित किया गया तो ये काफ़ी उस आइडिया से प्रभावित थे। तो आइडिया क्या था उस समय का, तो ये मानते थे कि मूर्ति पूजा को हम मानते हैं। ये वॉज सेम प्रोसेस जैसे राजा राम मोहन रॉय मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, सुपरस्टिशन में नहीं बिलीव करते थे, और जो हिंदू रिलीजन का जो कुछ कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ को नहीं मानते थे, सती प्रथा को नहीं मानते थे। इसका कहना था हेनरी डेरिजियो का, वुमेन और मेन राइट ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए।
उसको भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, उसको भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और इसका ये भी मानना था कि हम लोग अगर जो थॉट होना चाहिए ना, रीजनिंग बेस्ड होना चाहिए। नोट की जो सोसाइटी क्या एक्सेप्ट कर रही है उस चीज़ को, क्या हम वो सही है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, यदि नहीं सही है तो हम उसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे यंग बंगाल मूवमेंट का इसने स्थापना की और कुछ से समय के बाद उसको वहाँ से भगा दिया गया, हटा दिया गया कि एक क्लेम लगा करके ही इज करप्टिंग द माइंड ऑफ यूथ, कि यूथ की माइंड को क्या कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको यहाँ से हटा दिया गया BHU से। और BHU से हटने के बाद कुछ ही दिनों के बाद 31 में उसकी मृत्यु हो जाती है ऑफ कोलरा से। तो हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे इसने एक कहीं ना लाइन लिखा गया है कि ए लैम्प टू अर्ली क्वेंस्ट, एक लैम्प जो समाज को रोशनी देना चाहती थी, उसे बहुत ही जल्दी उसको कुछ चल दिया गया, यानी सोसाइटी से निकाल दिया गया, मसल दिया गया। सोसाइटी ने उसकी वैल्यू नहीं की। सोसाइटी मीन्स क्या, BHU में जब उसने टीच कर रहा था और यंग बंगाल मूवमेंट का जो स्थापना किया गया था, तो उसने बताया कि उस पर क्लेम लगा करके आप तो यूथ का माइंड को अब क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे, दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। तो उसको वहाँ पे हटा दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद उससे कोलरा से उसकी मृत्यु हो जाती। तो वही भी बताते हैं कि हाउ द लैम्प अर्ली क्वेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाउंडिंग हिज ऑन न्यूज़पेपर द कोलकाता गैजेट, और उसने खुद की न्यूज़पेपर स्थापित की, इसका नाम था कोलकाता गैजेट। ठीक है, आई मीन यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। एंड E.F. वॉटसन सेड, F. वॉटसन बोलते हैं इसके बारे में नेशनल बार्ड ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसको इसने कहा है कि नेशनल बार्ड ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो है ना, यह नेशनल बार्ड है। यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हम इसके वर्क के बारे में बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके वर्क के बारे में कुछ। ठीक है, तो वो जो इंस्पायर्ड हुए थे, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द सीनिक ब्यूटी ऑफ द बैंक ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा की ब्यूटी जो थी उससे वो इंस्पायर्ड होकर के पोइट्री लिखे थे। ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री विच ही सबमिटेड टू द इंडिया गैजेट। जब वो पोइट्री लिखना स्टार्ट किया, अब पोइट्री जो सबमिट करता था वो इंडिया गैजेट में सबमिट करता था पब्लिकेशन के लिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो एक वर्क है फ़कीर ऑफ जंगीरा, जो 1828 में पब्लिश हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की इवेल्स के बारे में, उसकी जो बुराइयाँ है, सुपरस्टिशंस है, और ये खुद यानी सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। इसमें हम देखते हैं कि ये जो है ना पोएम, तो यानी 2050 लाइन्स का है, लॉन्ग पोएम है। एंड कैरेक्टर है इसमें नूलिनी, NULEENR। ठीक है, जब हम देखते हैं कि नूलिनी का जो हस्बैंड है ना वो मर गया होता है, जब ये सब फ्यूनरल पे जाते हैं तो उस समय में सती प्रथा चल रहा होता है और उसको भी उसमें मरना होता है, यानी दाह संस्कार में उसको भी कूदना होता है, जैसे भी उसका कुछ प्रावधान होता है उस ढंग से इसको भी मरना होता है। लेकिन इसका जो चाइल्डहुड फ्रेंड होता है इसको क्या कर लेता है, वो बचा लेता है, नूलिनी को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो इसने ये दिखाया गया है कि कैसे यानी हिंदू का जो सोसाइटी था ना वो कैसे एक रीति रिवाज चलता आ रहा था, यानी उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा था सोसाइटी में। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में बताया यहाँ पे जाए। पोएम कंपेयर लॉर्ड बायरन टर्किश टेल, तो पूछ सकता है कि ये जो पोएम है ना फ़कीर ऑफ जंगीरा किसके पोएम से यानी कंपेयर किया गया, तो लॉर्ड बायरन के टर्किश टेल से कंपेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत सारा पोएम लिखे है, नेशनल जीन, माई नेटिव लैंड, द हार्प ऑफ इंडिया, टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज। और इसमें हम जब देखते हैं नेशनल जीन, माई नेटिव लैंड, द हार्प ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़े पैट्रियोटिक पर्सन थे, देशभक्त बहुत बड़ा। जब आप इसके पोएम को स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यानी इसका अंदर का डिजायर क्या था। वो बताते हार्प ऑफ इंडिया में कि तुम्हारा जो माय नेटिव लैंड में कि तुम्हारा जो पास्ट का ग्लोरी था कैसा था,
सब तुमको यानी एक तरह से सरदार रूप में सब पूछते थे। वो ग्लोरी तुम्हारा कहाँ गया? तुम्हारे पैरों में तो अब जंजीर लगा पड़ा है। तो जब हम इसके पोइट्री को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, बहुत बड़े राइटर थे और शॉर्ट पीरियड ही टाइम में इसने बहुत कुछ लिख डाला। यदि उसको मौका मिलता, यदि BHU उसको वहाँ पे रखता, तो काफ़ी चीज़ में इम्प्रूव देखने को मिलता। ठीक है, तो आई मीन ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो यू कैन कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।